ANT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गरुड़ा एप्लीकेशन और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की सहायता से अभी अभियान के तहत काफ़ी सारे आवेदन भरे गए हैं। इन आवेदनों को भरते समय आप सभी को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। समय समय पर आपको हमारे चैनल के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान हेतु हम आपको आपके मैसेजेस का जवाब देते हैं, लेकिन क्योंकि अब अभियान अपने चरम सीमा पर है तो काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं। हमारी टीम की यह कोशिश रहती है कि हम आपके सभी प्रश्नों का हम जवाब दें ताकि आपका काम आसान हो सके और आप इस अभियान को सफल बना सकें। और अगर आप एक वोटर भी हैं तो आपको अगर वोटर हेल्पलाइन ऐप या अपने BLO साहब के माध्यम से फॉर्म भरने में अगर असुविधा हो रही है तो आप उस अपने प्रश्न के माध्यम से उसका हल जान सकें। लेकिन क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा आते हैं कि हम सभी का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसी के संबंध में आज हम आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके आए हैं जिसमें आप द्वारा पूछे गए सवालों का हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम उसको सजेशन देंगे आपको कि आपको आपका जो समस्या है उसका एक संभावित समाधान यह हो सकता है। तो मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि 8 नंबर फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसमें द फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड एज 1 और मोर फिल आर इनकरेक्ट लिखा हुआ आता है, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो मैं अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की एरर आती है कि 1 और मोर फील्ड्स आर इनकरेक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप फॉर्म भरते हुए आ रहे हैं आगे से तो आपने उसमें कोई ना कोई सा फील्ड खाली छोड़ दिया है, या जो वो जानकारी वहां पर भरनी चाहिए थी वो जानकारी ना भर के आपने कोई दूसरी जानकारी भर दी है। जैसे कि अधिकतर मैंने देखा है कि हिंदी और इंग्लिश में जब ऑटो ट्रांसलेट वाले जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, यानी कि जहाँ पर हमें इंग्लिश लिखना होता है वहाँ आप हिंदी लिख देते हैं और जहाँ हिंदी लिखना होता है वहाँ पर आप इंग्लिश में इंफॉर्मेशन भर देते हैं। या फिर आप डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में एक ऐसी डेट डाल देते हैं जो कि एप्लीकेशन को वैलिड नहीं लगती। जैसे कि एक उसमें एक डेट ऑफ रेजिडेंस का एक ऑप्शन है लास्ट वाले पेज पर, वहाँ पर आप कोई ऐसी डेट डाल दें जो ऐप को ऐसा लगता है कि ये डेट संभावित नहीं हो सकती, तो फिर भी वो ऐसी एरर दे सकता है। जैसे मान लिया आपने आज की डेट भर दी उसमें और ओके कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही रहने आया और आज ही वो अपना फॉर्म भरवाने आया हो। तो इस तरह से ऐप में कई बार इस तरह से आपसे गलतियां हो सकती है कि आप कोई फील्ड छूट गया हो, किसी फील्ड में आपने जानकारी इनकरेक्ट भर दी हो। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उस फील्ड को सही करिए, बैक में जाते जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है। लेकिन इस ऐप में ये देखा गया है कि सब कुछ सही करने के पश्चात भी वो एरर ऐसी की ऐसी बताती रहती है, यानी कि सबमिट नहीं हो पाता है और 1 और मोर फील्ड्स आर इनकरेक्ट की एरर आती रहती है। तो उसका एक तरीका यह भी है कि आप फील्ड को करेक्ट करने के बाद भी अगर आपको ऐसा एरर देखने को मिलता है तो उस फॉर्म को आप दोबारा से भरिए, क्योंकि हम पता नहीं लगा पा रहे कि वो एरर कहाँ से आ रही है। तो आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए, आपकी वो एरर दूर हो जाएगी और आपका फॉर्म जो है चाहे वो 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, वो फिलअप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्म कंफर्म होने के बाद भी डैशबोर्ड पर अपडेट नहीं हो रहा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्म नंबर 6 जो गरुड़ा के माध्यम से भरा गया है तो उसमें 2.21 वर्जन में लास्ट में सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने सेक्शन नहीं भरा है तो वो आपको चेकलिस्ट में नहीं दिखाई देगा, पहले वो ARO साहब के आईडी पे जाएगा। और अगर आपने फॉर्म नंबर 6 के अलावा 7 और 8 भी भरे हैं तो वो भी पहले ARO साहब की आईडी पर जाते हैं और वहाँ से जो हो आपको असाइन किए जाते हैं, यानी कि आपको अलॉट किए जाते हैं। लेकिन फॉर्म नंबर 6 में क्योंकि मैंने बताया था 2.21 वर्जन में एक सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप सेक्शन डाल देते हैं तो फिर वो आपकी भाग संख्या क्षमा करें तो आपकी गरुड़ा की चेकलिस्ट में आपको हैंड टू हैंड आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्म 6A किस लिए है। तो आप सब BLO साहबान हैं, आपको पता है कि फॉर्म 6A किसके लिए है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि यह अप्रवासी भारतीयों के लिए होता है। कई इसमें कन्फ्यूजन इसमें रखते हैं कि दूसरी विधानसभाओं से आने के लिए भी फॉर्म 6A भरा जाता है, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए 6 ही है। दूसरी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले जो वोटर हैं, मान लीजिए आपके पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र से वो आपके भाग में रहने को आया है और आप से कहता है कि मेरा वहाँ पे नाम है, अब
जो है मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आना चाहता हूं, तो उसके लिए फॉर्म 6 ही भरा जाता है। उसमें एक ऑप्शन होता है शुरुआत में ही, वोटर हैव ऑलरेडी हैव ए इपिक कार्ड, कि यानी कि वोटर के पास पहले से ही एक इपिक कार्ड मौजूद है, तो आपको उस ऑप्शन को काम में लेना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि फॉर्म 6A किसके लिए होता है, तो फॉर्म 6A जो है अप्रवासी भारतीयों के लिए होता है। तो अप्रवासी भारतीय जैसे कि अगर उसका निवास जो है भारत नहीं है, वो भारत से बाहर जाता है फिर भारत में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फॉर्म 6A भरा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट नेम शो नहीं हो रहा सर, क्या करें। ऐसा है कि ये ऐप कभी कभी रेस्पॉन्ड नहीं करती, या आपका नेटवर्क एरिया सही नहीं है, तब जाकर के इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं होता, या डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी कोई फिल्टर मेन्यूज़ हैं, जैसे कि असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो होने के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस वक्त ऐप का सर्वर डाउन हो गया हो। तो आप इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा वेट करें, उस वक्त आप ऐप पर काम ना करें। और अगर आपको पता लगता है कि आपके साथी बीएलओ साहब इस पर काम कर रहे हैं ऐप पर और आप काम नहीं कर पा रहे, तो उसका एक तरीका ये है कि आप ऐप से बाहर आ जाएँ, है ना, और ऐप को पूर्णतः बंद कर दें। उसके बाद आप ऐप को वापस से चालू करें, रीलॉगिन करें। इसमें एक तरीका यह भी है कि अगर आपको अपनी ऐप का कैश क्लियर करना आता हो, तो डेटा क्लियर करना आता हो, तो आप डेटा क्लियर कर दें, अथवा मोबाइल को रीस्टार्ट करके भी आप ऐप को काम में लेंगे, तो जो है आपको इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्म 7 एक्सपायर्ड पीपल डिलीशन नहीं हो रहा है। तो फॉर्म नंबर 7 के बारे में इसमें काफ़ी अभी देखा गया कि फॉर्म्स जो हैं वो गलत भरा दिए गए हैं, गलत भर गए हैं कि शुरुआत में किसका एपिक नंबर आएगा, बाद में किसका एपिक नंबर आएगा। तो शुरू में जब हम भरते हैं एपिक नंबर वो पूछता है, तो वहाँ पर आवेदक के एपिक नंबर आते हैं, यानी कि आक्षेपकर्ता के नंबर आते हैं। उसके पश्चात वहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है, तो वो होता है आवेदनकर्ता, यानी कि मान लीजिए ए नाम का जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उसका नाम कटवाने के लिए बी व्यक्ति आएगा, तो बी व्यक्ति का शुरुआत में एपिक नंबर डाला जाता है। और उसके पश्चात फिर एक और एपिक नंबर आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर जो है ए नाम के व्यक्ति का एपिक नंबर आएगा, क्योंकि वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो उसके वहाँ पर आपको फेच डिटेल बटन पर ज़रूर क्लिक करना है। जी हाँ, वो नेक्स्ट के बटन के नीचे दबा रहता है। आप थोड़ा सा विंडो को स्लाइड करेंगे ऊपर की ओर, तो दूसरे वाले एपिक नंबर के वहाँ पर भी आपको फेच डिटेल करनी है, अन्यथा आपको जो है जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आवेदनकर्ता का ही नाम आपको वहाँ पर दिखाई देगा और आवेदनकर्ता का ही जो है नाम काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिलीशन फॉर्म 7 एक्सपायर्ड पीपल डिलीशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये चेकलिस्ट के बारे में पूछना चाह रहे हो। तो चेकलिस्ट का मैंने बता दिया पहले भी कि जैसे ही आप फॉर्म नंबर 7 भरेंगे, पहले वो ARO साहब की ID पे जाएगा, वहाँ से आपको आवंटित किया जाएगा, तब जाके आपकी गरुड़ा में वो चेकलिस्ट के लिए आपको शो होगा। और सारी प्रक्रिया से पूरा होने के बाद फॉर्म 7 का भरा हुआ आवेदन जो है स्वीकार किया जाता है, और तब जाकर कि वो डिलीट होता है। इसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। ARO साहब के ID पे जाता है, फिर आपकी टिप्पणी होती है, अर्थात BLO की टिप्पणी होती है, फिर उस पर ARO साहब की टिप्पणी होती है, फिर ERO साहब की टिप्पणी होती है, तब जाकर के फॉर्म 7 से भरा हुआ जो व्यक्ति है जो हम डिलीट करवाना चाहते हैं वो डिलीट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, BLO द्वारा फॉर्म 7 के सत्यापन के बाद काटे जाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं आता, बल्कि आक्षेप लगाने वाले व्यक्ति का नाम आता है, तो क्या करें। क्या ये सही है? ऐसा नहीं कि आक्षेपकर्ता का नाम सूची से हट जाए, क्या सही सुझाव दें। तो BLO साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आवेदनकर्ता का ही नाम चेकलिस्ट में आता है कि आवेदन किसने किया है। उसके पश्चात आप और अंदर उसमें डिटेल में जाएंगे तो वहां पर डिलीट होने वाले व्यक्ति का नाम भी आपको दिखाई देता है। इसमें अगर आप कन्फ्यूजन है कि किसका नाम कट जाएगा, किसका नाम नहीं कटेगा, तो आप इसके लिए एक तरीका यह है कि आप अपने संबंधित AERO कार्यालय या ERO कार्यालय में संपर्क करें, वहाँ पर रेफरेंस ID उनको दें और उनसे पूछें कि मैंने ये फॉर्म भरा था और इसी तरह से मैंने सारे फॉर्म भरे हैं, क्या आप चेक करके बताइए कि क्या इसमें नाम काटने वाले व्यक्ति का नाम ये है और आवेदनकर्ता व्यक्ति का नाम ये है, तो क्या मैंने फॉर्म सही भरा है। इसमें चेकलिस्ट में कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है कि वहाँ पर आक्षेपकर्ता का नाम दिखाई दे रहा है, क्या ये मैंने फॉर्म सही भरा है। तो वो आपको बता देंगे कि हाँ आपने फॉर्म सही भरा है या गलत भरा है, उसके हिसाब से फिर आपको उस पर टिप्पणी करनी है। तो हाँ, ये सही है कि वहाँ पर सबसे पहले आवेदनकर्ता का ही नाम शो होता है और अंदर डिटेल्स में जाएंगे तब वहाँ पर डिलीट करने वाले व्यक्ति का नाम शो होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, एड्रेस प्रूफ फॉर मैरिड वीमेन हुज कम्स टू हर हस्बैंड्स फैमिली वार एंड वांटेड टू एनरोल हर नेम ऑन दिस पार्ट। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि एक शादीशुदा महिला है जो इनके भाग में आई है रहने के लिए, और वो उसके पास हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट संबंध में ये पूछना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ, आज मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हो गया है, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी ऐसी महिला का नाम जोड़ना चाहते हैं जो शादी होकर आई है, तो उसका नाम राशन कार्ड में तो होगा नहीं, और एज ए आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ नहीं माना है, और आधार कार्ड में एड्रेस होगा भी नहीं, क्योंकि वो तो आधार कार्ड में एड्रेस भी होगा तो वहाँ का होगा, उसके पिता के नाम से होगा, वो अपडेट होने में समय लगता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप उनका मैरिज सर्टिफिकेट लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं है उनके पास, तो आपके फिर ईआरओ साहब जो हैं वो जिस प्रकार का भी आदेश जारी करें, उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है, उस हिसाब से आप एक शादीशुदा महिला का आप जो है फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सर फॉर्म भर देने के बाद भी चेकलिस्ट में नहीं आया क्या करें। मैंने बता दिया है कि फॉर्म 6 और 7 और 8 तो है जो एआरओ साहब की आईडी से आपको अलॉट किए जाते हैं, और फॉर्म 6 में एक ऑटोमेशन प्रक्रिया है। वो ऑटोमेशन प्रक्रिया ये है कि अगर आप एपिक नंबर, संबंधी के एपिक नंबर सही डालेंगे, और सबसे लास्ट वाले पेज में एक होता है सेक्शन, अगर आप उसका अनुभाग सही लिखेंगे, तो आपको जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपको विद इन ए सेकेंड आपके जो है गरुड़ा के चेकलिस्ट में वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ मिस कर रहे हैं, आप अनुभाग नहीं डाल रहे हैं, बिना अनुभाग डाले ही आप उस फॉर्म को सेव कर रहे हैं, तो वो एआरओ साहब के आईडी पे चला जाएगा। फिर एआरओ साहब उसमें अनुभाग डालकर आपको आवंटित करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पड़ोसी बीएलओ के तो हैंड टू हैंड आ रहे हैं और आपके नहीं आ रहे हैं, तो इस बात को देख लीजिए कि क्या आपसे इस प्रकार की गलती तो नहीं हो रही कि आप अनुभाग नहीं डाल रहे हैं। तो आप अनुभाग डालिए। गरुड़ा के 2.21 वर्जन जो भी चल रहा है, इसमें ये सुविधा दी गई है। आप अनुभाग डालकर फॉर्म 6 को सेव करेंगे तो आपको हैंड टू हैंड ही वो आपके चेकलिस्ट में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एज डिक्लेरेशन में क्या दें। एक बीएलओ साहब ने पूछा है एज डिक्लेरेशन में क्या दें। तो एज डिक्लेरेशन कब मांगा जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि 21 साल से अधिक आयु का मतदाता अगर आपके पास नाम जुड़वाने के लिए आता है तो फिर वो एज डिक्लेरेशन का आपसे एक विकल्प आपसे पूछता है। उसमें एक एनेक्जर थर्ड करके है, उपाबंध थर्ड करके एक फॉर्मेट है जिसमें उसकी स्व घोषणा प्रकार का है। स्व घोषणा भराई जाती है कि मेरा भारतवर्ष में कहीं पर भी नाम नहीं है, मैं प्रथम बार जो है आपके बाग क्षेत्र में, आपके निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम जुड़वा रहा हूँ या जुड़वा रही हूँ। तो आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्मेट, जिसको कि उपाबंध थर्ड भी कहते हैं, आपको वो भरना चाहिए और उसी को अटैच करना चाहिए। इसमें ऐसी गलती ना करें कि आप आधार कार्ड अटैच कर दें या कोई उसके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अटैच कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत है और ईआरओ कार्यालय या जो सीईओ कार्यालय है, इस तरह के कार्यालय से आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो आप एज डिक्लेरेशन फॉर्मेट उपाबंध थर्ड करके एक जो फॉर्मेट है वो आता है, वो आपकी गरुड़ा ऐप में भी आपको डाउनलोड करने हेतु दिया जाता है। और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी निकलना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू इसकी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। अपने ईआरओ कार्यालय से संपर्क करके आप इसको व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट आप प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि वोटर आईडी खो गई है तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो आप सभी, अगर आप एज ए वोटर हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर 001 करके एक फॉर्मेट होता है, आप वो भर सकते हैं। ये डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का फॉर्मेट होता है। और आप बीएलओ साहब भी हैं तब भी आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से 001 का फॉर्मेट भर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में गरुड़ा एप्लीकेशन के अंदर ही 001 फॉर्मेट की सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाए, तो इसके लिए आप 001 फॉर्मेट आप भर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। और अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आप एज ए वोटर आप अपने बीएलओ साहब को कहिए, वो उनके ईआरओ कार्यालय या एआरओ कार्यालय में संपर्क करेंगे और वहाँ पर जिस प्रकार की भी व्यवस्था है ऑनलाइन ऑफलाइन, उस प्रकार से वो आपको आपका डुप्लीकेट एपिक आपको उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार से ये कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस अभियान में बार बार परेशानी आ रही थी, एज ए वोटर भी और एज ए बीएलओ भी। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप गरुड़ा एप्लीकेशन की सहायता से आसानी से काम कर पाएंगे। और आप जो है वोटर हेल्पलाइन, एक वोटर हैं तो आप वोटर हेल्पलाइन पर भी आप आसानी से इस प्रकार से इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। थैंक यू।